लोग इसको बाखूबी जो हमारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें ये आवाज़ हम लोग बुलंद कर रहे हैं। जैसा कि नेशनल यूनिटी के ऊपर में काम हम कर रहे हैं। पर्पस के इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बोलते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है दो कम्युनिटी है। ऐसी बात नहीं है। इस हिंदुस्तान में मतलब एक कौम की अगर बात करेंगे वो दो कौम नहीं है। सिर्फ मस्जिद के लिए ही जमीन नहीं दी और मॉस्क ही नहीं बनाया, बल्कि वो चर्च के लिए भी उन्होंने जमीन दी। मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूंगा तो आप जितने भी फिरके हैं, जो 72 फिरकों की बात हम करते हैं, 72-73 फिरकों की, तो सारे फिरके अगर पूरे दुनिया में किसी मुल्क में है तो ये हिंदुस्तान में है। तो ये और हम सब मिलजुल कर रहते हैं, चाहे यहाँ पे शिया हो, सुन्नी हो या फिर जितने जमात के लोग हो। देखिए, जहाँ तक देश के माहौल की बात है, जो आप बात करना चाहते हैं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मेंबर होने के नाते जो तालीम से ही तब्दीली और बदलाव मतलब आ सकती है, और हम लोग इसको बाखूबी जो हमारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें ये आवाज़ हम लोग बुलंद कर रहे हैं। और कमीशन एक लगातार ये कार्यक्रम भी कर रही है कि हम यूनिटी के लिए, जो हमारी कल्चर डाइवर्सिटी है उसके लिए, और माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो एक रोल होना चाहिए नेशन बिल्डिंग में, जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसके लिए, और जो विकसित भारत का जो, क्योंकि इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 से लेकर 2047 का जो मिशन है, उस मिशन में विकसित भारत के भी मुहिम को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, उसके लिए लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लेकर लखनऊ से लेकर जामिया हमदर्द में भी इस सूच पे कार्यक्रम हुए हैं। हम लोग देवबंद भी मतलब गए थे। तो पर्पस है कि नेशनल यूनिटी के ऊपर में काम हम कर रहे हैं। पर्पस के इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर डायलॉग का भी मुहिम हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है कि अगर आप जैसे एक टारगेट, बड़ा टारगेट लेके चलते हैं 2047 का कि हम विकसित भारत के लिए, तो विकसित भारत कैसे मुमकिन है, अगर हम बात करेंगे तो बिना यूनिटी के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर हम बात करेंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है दो कम्युनिटी है। ऐसी बात नहीं है। इस हिंदुस्तान में मतलब एक कौम की अगर बात करेंगे वो दो कौम नहीं है। वो दोनों पहले भी एक कौम थे, है और आगे भी रहेंगे। और इस देश की जो ब्यूटी है वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में है। हम सब मिलजुल कर जो है इस देश को, पहले से भी जो हमारी तहजीब है उस तहजीब को हमको बरकरार रखनी होगी, और उसके साथ में हमें किस तरह से आगे बढ़ना होगा उसको देखना होगा। तो जो कल्चर डाइवर्सिटी है कि आप उसको एक बार देखेंगे, इस देश के बारे में जब जानेंगे, तो मैं बहुत सारी चीज़ों में कि मैंने किताब भी लिखी है, और जब मैं पढ़ने लिखने में जब शुरुआत की कि इस मुल्क जो है, अजीब मुल्क जो भारत है, तो आप देखेंगे, अभी मैं केरल के दौरे में भी था, वहाँ पे जो फर्स्ट मॉस्क है वहाँ भी विजिट किया। मालूम है कि उस समय के जो राजा रहे थे उन्होंने सिर्फ मस्जिद के लिए ही ज़मीन नहीं दी और मॉस्क ही नहीं बनाया, बल्कि वो चर्च के लिए भी उन्होंने ज़मीन दी। तो क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत में कि हम दूसरे रिलीजन को, जो कम्युनिटीज है, ये भारत जो है शुरुआत से ही उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, बल्कि उनको प्रोटेक्ट भी करने का काम करता है जब जरूरत पड़ती है। तो अब बुद्धिज्म की बात करेंगे, उसकी शुरुआत भी इस भारत से हुई है। तो ये हमारे कल्चर में देखेंगे आप मुस्लिम कम्युनिटी में, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूंगा, तो आप जितने भी फिरके हैं, जो 72 फिरकों की बात हम करते हैं, 72-73 फिरकों की, तो सारे फिरके अगर पूरे दुनिया में किसी मुल्क में है तो ये हिंदुस्तान में है। तो ये इसकी कल्चर की जो डाइवर्सिटी जो है, हमारे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की है, तो उसको हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। और हम सब मिलजुल कर रहते हैं, चाहे यहाँ पे शिया हो, सुन्नी हो या फिर जितने जमात के लोग हो, सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। कुछ कमियां हैं जो हमारे अंदर भी है, जो कम्युनिटी अगर हम बात करेंगे तो कुछ कमियां, जाहिर सी बात है, डायलॉग नहीं होने के कारण एक नैरेटिव जनरेट कर दी गई है, और जो गलत फहमी है, उन गलत फहमियों को कौन दूर करेगा। अगर मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं तालीम याफ्ता हूं, पढ़ा लिखा इंसान हूं, और तालीम लेने के बाद में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो मैं सभी उन लोगों से भी अपील करता हूं जो दानिश्वर तबके के लोग हैं, जो उलमा हजरात हमारे हैं, कि उन कमियों को भी एड्रेस करने की जरूरत है आज के दिनों में।
क्योंकि एक मुसलमान के बारे में अगर बात करेंगे तो पक्का मुसलमान दीनी तालीम से तो एक अच्छा इंसान, बेहतरीन इंसान बन सकता है, दुनियावी तालीम से वो तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर चल सकता है। तो क्या हम एक अच्छा इंसान इस हिंदुस्तान में अपना रोल अदा कर रहे हैं? तो इस पे बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम, मुझे लगता है कि हम लोगों को जितना करना चाहिए, हो सकता है मैं भी उतना नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि मुझे भी उतनी हिम्मत दे कि इस मुल्क में, जो अजीम मुल्क है, उसमें जो खास करके अमन बनाने में, भाईचारगी बनाने में जो मुझे हिम्मत अल्लाह ताला ने दी है, मैं कोशिश कर रहा हूं। और उसमें मैं चाहता हूं कि कम्युनिटी का भी उसमें साथ मिले, उलमा हजरात से लेकर दानिश्वर तबके जो इंटेलेक्चुअल है, सब मिलजुल कर उस कमियों को, पहले हम अपने अंदर के कमियों को दुरुस्त करें। अब अंदर की कमियों की जो बात करेंगे तो हम कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जिसके बारे में हम डायलॉग, बातचीत करना ही छोड़ दिए, और गलत फहमियां हैं कि मुस्लिम ऐसे होते हैं। कुछ लोग आते हैं जो, मैं मान लीजिए कि आरएसएस के बड़े लोगों से मेरी बातचीत होती है, मैं उनके साथ जब बैठकर बात करता हूं तो वो लोग बोलते हैं साहिब साहब आप तो ठीक है, आप तो मतलब अच्छे मुसलमान है। तो मैंने कहा अच्छे मुसलमान नहीं, मुसलमान जो भी होगा वो मुसलमान होगा जो अल्लाह को मानने वाले होगा और इस्लाम को फॉलोअर होगा, एक कुरान को और हदीस के रोशनी में हमारे जो पैगंबर, लास्ट पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग होंगे, वो मुसलमान एक ही मुसलमान है जो पूरे दुनिया में है। लेकिन वो अपने किरदार से वो पहचाने जाते हैं। तो सारे मुसलमान, आपका जिस मुसलमान से राब्ता हो सकता है, हुआ होगा, उसमें कोई कमियां पाई होंगी। मैं तो जो जानता हूं मुसलमान को, तो मुसलमान जो कुरान को मानने वाले, हदीस को मानने वाले, जो इस्लाम को सही जानने वाले लोग हैं, वही मुसलमान है। तो बातचीत के क्रम में जब डायलॉग की शुरुआत होती है तो लगता नहीं, अगर ऐसी बात है कि अगर हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान इस मुल्क में है, आप मुल्क में बोलते हैं कि कोई पड़ोसी भूखा ना रहे, ये इस्लाम सिखाता है। जब ये चीज इस्लाम में बातें मतलब होती है कि जब कोई दो कम्युनिटी में जो कहीं पे भी झगड़ा हो तो झगड़ा करने में सुलह कर लो, फिर कहीं होता है कि कहीं पे दो जगह पे लोग हैं और कहीं पे अगर सुलह कराने में अगर इज्जत की कमी होती है तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप झुककर सुलह कर लो, आपस में समझौता कर लो, और आपकी इज्जत में कोई कमी आई हो तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। ये तो पैगंबर की सीख है, जो रहमतुल आलमीन है, पूरे दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन है, पूरे दुनिया के रब है। तो जब पूरे दुनिया के रब जो अल्लाह ताला है, तो पूरे दुनिया में हिंदुस्तान भी है, सारे लोग आ गए, सारे मखलूक आ गए। और हमारे पास में बेस्ट एग्जाम्पल जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जो रहमतुल आलमीन है। उनकी किरदार को मैं इतना मानता हूं कि बड़े से बड़े, चाहे वो बॉक्सर हो चाहे जो भी हो, जब उनके बारे में जब पढ़ने की शुरुआत करता है और जब कुरान पढ़ता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है तो वो दीन में दाखिल हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे। तो क्या इस हिंदुस्तान में जो गलतफहमियां हैं वो मुसलमान नहीं दूर करेगा तो कौन दूर करेगा? मैं अभी दूसरे कम्युनिटी के बारे में नहीं बताना चाहता हूं कि वो क्या सोचते नहीं सोचते। पहले मैं अपने ऊपर में करेक्ट करना चाहिए कि जो दीन मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, जहां पर मैं पैदा हुआ हूं, ये मैं बहुत बड़ा खुशकिस्मत मानता हूं अपने आप को। और खुशकिस्मत इस बुनियाद पे मानता हूं कि मुझे अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया और दीन, कुरान और हदीस की रोशनी में हमें जानकारी और मालूमात हासिल करने का मौका मिला। दूसरा खुशनसीबी मैं ये मानता हूं कि इस देश में मैं पैदा हुआ। जब इस देश की बारे में, इसकी सांस्कृतिक विरासत और इसकी तहजीब के बारे में, इस मुल्क के बारे में, अजीम मुल्क के बारे में जानता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा खुशकिस्मत हूं कि एक मुसलमान पैदा हुआ हूं। और दूसरा, इस धरती जो ये भारत जो है, यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुझे चुना है और यहाँ मुझे भेजा है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि इस अजीम मुल्क में इसकी खिदमत करूं और मुल्क के लिए मोहब्बत करूं, मुल्क के लिए जब जरूरत पड़े तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहूं, और उसमें जितनी भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए, कल्चर के लिए और जो काम है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर अब इतनी मोहब्बत है। अभी तो भारत सरकार ने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सारे डिस्प्यूट को खत्म कर दिया है कि जो भी मदर टंग है, मादरी जुबान है, सब हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, उनकी पढ़ाई भी जो है, अब इब्तदाई तालीम, प्राइमरी एजुकेशन में अब मदर टंग की पढ़ाई भी अब कंपलसरी कर दी गई है कि अपने जो लैंग्वेज है, अपनी जो भाषा है, उसके साथ एक जुड़ कर रहे। अगर वो जुड़ कर रहेंगे तो अपने देश के साथ जुड़ कर रहेंगे। भाषा जोड़ती है। अब मैं उर्दू काउंसिल में भी रहा हूं, उर्दू का भी जबान की बात करेंगे तो उर्दू जैसी शीरनी जबान मैं तो मानता हूं कि पूरे दुनिया में कोई है ही नहीं। और उर्दू की पैदाइश कहां हुई है? उसकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है। उसको भी हम सेलिब्रेट नहीं करते।
वो भी जब बात होती है तो उसको भी एक मुसलमान की जबान बता दी जाती है। ऐसी बात नहीं है। मेरी कुछ दूसरे कम्युनिटी के लोगों से बात होती है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, या कहीं पे भी, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड, बिहार हो, तो वहां पर भी उर्दू जबान से जो जुड़े हुए लोग, जो नन मुस्लिम लोग बोलते हैं कि ये जबान की जो अहमियत है इसको लोगों को समझना चाहिए। तो अब देखिए इस मुल्क ने क्या है, उर्दू जबान भी हमारी जबान है, संस्कृत भी हमारी जबान है। संस्कृत को भी आप देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी जो फारसी के जो अल्फाज है, आप उसमें भी मतलब आप देखेंगे कि ये सब जबानों से मिलकर बना है। तो मैंने जैसे कहा कि जितने भी धर्म है, सब धर्म के लोग रहने वाले, सब मैक्सिमम धर्म की कहीं ना कहीं देखेंगे तो हिंदुस्तान से वो रिलेटेड रहा है, और सब आपस में मिलजुल कर सभी लोग रहते हैं। और रहने के साथ में अब आइए बात दूसरे लोगों की, कि कट्टरता नफरत फैलाने वाले लोग को मौका कैसे मिलता है। मौका इसलिए मिलता है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप में जो हमें जो काम करना चाहिए उस काम को हम फोकस कर आगे नहीं बढ़ पा रहे। चाहे आप सोशली बात करेंगे तो सोशली भी हम कहीं ना कहीं अलूफ होते जा रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के तौर पर, क्योंकि हम अपना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को, मिशन को तो हम बड़ा करके रखे हुए हैं, अपने किरदार को दूसरे के सामने हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। हमें अपने किरदार को भी ठीक ढंग से दूसरों के सामने बताना होगा, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए इस भारत के नागरिक होने के नाते, कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसको हमें थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत है। एजुकेशनली अब हम तालीम में फोकस्ड है, और तालीम में मैं देखता हूं कि इतने ज्यादा मकतब और मदरसा जो इस हिंदुस्तान में है, लेकिन वो ठीक ढंग से तालीम को नहीं दे पा रहे हैं। मैं मतलब जिम्मेदारी के साथ ही बात को बोलूंगा, अगर वो ठीक ढंग से दे पाते तो आज जो बेस्ट अगर इंसानियत की अगर मिसाल दी जाती पूरे दुनिया में, तो हिंदुस्तान को दी जाती। क्योंकि दीन से ही अब बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, क्योंकि दीन जो पढ़ेगा, कुरान और हदीस पढ़ेगा, तो एक उसके बाद जो इंसान बनेगा उससे बेहतरीन इंसान कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद दुनियावी तालीम भी, अब मैं देख रहा हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी दुनियावी तालीम के तौर पर भी आईएएस में भी देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया से या बाकी रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, लोग अच्छे अच्छे पोजीशंस में आ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा तब्दीली मतलब उनमें आ रही है, और वो तालीम ले रहे हैं, और तालीम लेने के साथ में उनके अंदर जज्बा भी मुल्क से खिदमत करने का और इस हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए जज्बा भी पैदा हो रहा है। अब लोग बातचीत और डायलॉग को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो तालीम भी ले रहे हैं। तो सोशली जो हम आगे भी बढ़ रहे हैं, एजुकेशनली भी हम थोड़ा सा एड्रेस करने के इस मुकाम पे आ गए हैं कि, लेकिन पॉलिटिकली मैं कहूंगा कि पॉलिटिकली हम बहुत पीछे हो गए। और उसकी वजह जो है पॉलिटिकली पीछे होने का, कि कहीं ना कहीं चीजों को और पॉलिटिक्स को हम ठीक ढंग से समझ नहीं पाए। और हम देखिए कि हम एक होता है जब बोलते हैं कि शिकार हो गए, तो उसके लिए अब हमें चाहिए कि पॉलिटिकली भी हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हम कोई भी पार्टी के बंधुआ मजदूर होकर हमें नहीं रहना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स और देश के जो पॉलिटिकल जो हालात है उसके साथ हमको डायलॉग करके, बड़ी पार्टियों के जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत करके, और वो दिखेगा तब जब जो वोट की ताकत है उसमें भी वो तब्दीली है और वो दिखे भी। आप अगर पहले से ही किसी पार्टी को अगर ये मानकर चलेंगे कि मैं उसके साथ जा नहीं सकता, वो पार्टी तैयार नहीं आपको लेने के लिए, अब ये दिन आ गए। पहले ऐसी बात नहीं थी। पहले ठीक है मुस्लिम कम्युनिटी को लोग चाहते थे क्या है, लेकिन हमारे जो लीडर पहले रहे, कहीं नहीं कि उनसे ये गलती हुई। मैं बोलूंगा गलती हुई इसलिए कि उन्होंने एड्रेस ठीक ढंग से नहीं किया, कि अपने इशूज को रिजोल्व नहीं करा पाए। अगर रिजोल्व करा पाते तो तालीमी तौर पर हम इतना पीछे नहीं रहते। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आज आई हुई है कि एसटी, एससी और ओबीसी से भी हम बदतर स्थिति में हैं, तो क्यों, अगर आप पॉलिटिकली पहले मानते थे कि जिन पार्टियों के साथ में आप थे, अगर एड्रेस हुआ होता तो आपकी इकोनॉमिकली स्थिति बहुत मजबूत होती, सोशली आप बहुत मजबूत होते, एजुकेशनली आप बहुत मजबूत होते, तो उसको तो उस टाइम एड्रेस किया नहीं गया। और उसको इस तरह से नफरत और कट्टरता, जो बात आप यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिकली इतने ज्यादा डिफरेंस कर दिए गए। और इस डिफरेंस की वजह यह रही पॉलिटिकली कि एक पार्टी तो चाहता था कि मेरे वोट बैंक बन कर रहे, और वो दूसरे पार्टी को, वही पार्टी दूसरे पार्टी है, जो भी लोग पार्टियों का जो ग्रुप हो, वो चाहता था कि एक पार्टी से उनको नफरत करा के रखा जाए। तो कहीं ना कहीं वोट का पोलराइजेशन भी एक लेवल में हो गया, और उनको लगा एक पार्टी दूसरे, लगा कि एक पार्टी मुसलमानों को लेकर चल रही है। आज के दिन में हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई पार्टी भी कोई इशू जाती है तो मुसलमान के बारे में इशूज को एड्रेस करने के लिए खड़ा नहीं होती। खड़ा इसलिए नहीं होती कि मुस्लिम के लिए खड़ा होंगे तो दूसरे वोट बैंक हो नाराज हो जाएंगे। ऐसी नौबत क्यों आई? और अभी भी देर नहीं हुई है। मैं बोलता हूं कि अभी देर नहीं हुई है।
अभी भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको सामने आना चाहिए, बातचीत का रास्ता, क्योंकि बातचीत और डायलॉग से ही मामला सुलझ सकता है, डिस्कोर्स से मामला नहीं सुलझ सकता। तो डिस्कॉर्ड से नहीं होगा, बातचीत कीजिए और अपने आप को आप दुरुस्त कीजिए और बातचीत का रास्ता खोलते हुए आपको पॉलिटिकली स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि मुल्क के हालात बदलने के लिए आपको पॉलिटिकली भी स्ट्रांग होने की जरूरत है। और आप जब मजबूत होंगे तो आप ठीक ढंग से एड्रेस कर सकते हैं। और फिर आप रहा बात कि आप नेशनली एक करेक्टर जो डेवलप होना चाहिए, उसमें आप हर इंसान को भी आप जो चश्मा हमारा है वो मुसलमान बनकर उस चश्मा से अब उतार कर देखना होगा, क्योंकि आप बेस्ट एग्जांपल अब देखेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक छोटे से गांव से लेकर वो राष्ट्रपति तक ही नहीं पहुंचे, एक मिसाइल भी मैन के तौर पर जाने गए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में पहुंचने के बाद में जब उनके बारे में बात करता हूं तो देश का हर एक नागरिक उनको सलाम करता है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के चश्मे से बहुत ऊपर के व्यक्तित्व होकर दिए। तो क्यों ये पॉसिबिलिटी हुआ? क्योंकि उनका करेक्टर नेशनल करेक्टर था। वो भारतीय के नाते जाने जाते थे, इंडियन के नाते जाने जाते थे, हिंदुस्तानी के नाते जाने जाते थे। तो अब सभी लोगों को, मैं सिर्फ मुसलमान से नहीं, बाकी जो दूसरे लोग की भी जो सोच है कि वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के तौर पर जो सोचते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव जो उनकी थॉट्स है, क्योंकि पॉजिटिव माइंड्स लीड्स टू ए पॉजिटिव बिहेवियर एंड पॉजिटिव बिहेवियर रिजल्ट्स इन बेटर सोशल रिलेशंस। तो अगर जब तक कंस्ट्रक्टिव माइंड्स के साथ में आप अगर बिहेवियरल चेंजेस को नहीं करेंगे, तब तक एक अच्छा समाज में एक अच्छा सौहार्दपूर्ण जो है एक समाज नहीं बन सकता है। तो उसके लिए मैं ये चाहता हूं कि अगर आप भी, दूसरे कम्युनिटी के लोग भी अगर ये सोचते हैं कि ये मुसलमान है तो गलत है। मुसलमान भी इस देश का नागरिक है। वो पहले भी आजादी के टाइम से में वो ये देश चुना है, वो हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेंगे। तो आपको जो हिंदुस्तानी के नाते मुसलमान को सोचना होगा। मैं दूसरे कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए बोलना चाहता हूं, आप उनको मत देखिए कि मुसलमान है, इस देश का नागरिक है। अगर वो पीछे है तो देश पीछे है। हम 2047 का जो विकसित भारत का सपना है हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उनको भी एड्रेस करना चाहता हूं कि वो भी सिर्फ मुसलमान बनकर जिंदगी ना जिए। मैं जो एजुकेशनल इदारे में जाता हूं, मुस्लिम इदारे में बोलता हूं कि आप सारे फेस्टिवल मनाइए, कि ये कल्चर डाइवर्सिटी है। और अपने इंस्टीट्यूशन में दूसरे कम्युनिटी के बच्चे भी पढ़ते हैं। मैं भी गुजरात में नापा में से होकर आ रहा हूँ, आदर्श के जो इंस्टीट्यूशन के जो ग्रुप है, उन्होंने कहा कि 25% बच्चे दूसरे कम्युनिटी के यहाँ हमारे यहाँ पढ़ते और अच्छा कर रहे हो। तो ये इंक्लूसिवनेस होना चाहिए। हमारे जो एजुकेशनल इदारे हैं, 14,382 इदारे इस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से, कमीशन से, जिनको माइनॉरिटी करेक्टर अवार्ड किया गया है, जिनको माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया है, उनमें भी 68.4% बच्चे दूसरे कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या माइनॉरिटी इदारा इस देश के निर्माण में काम नहीं कर रहा है? वो तालीम सबको दे रहा है, लेकिन अंडर मतलब आर्टिकल 30 सब क्लाउज 1 के जो क्लाउज है फंडामेंटल राइट्स है, उसके तहत माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, फंडामेंटल राइट्स है, को अपने इदारे स्टैब्लिश कर सकता है और उसको अपने हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकता है। उसके नाते ये एजुकेशनल इदारे स्टैब्लिश करें कि अपने जो, देखिए सरकार तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है और एजुकेटरी फंक्शन के साथ में रिकमेंडरी और एडवाइजरी फंक्शन भी ये कमीशन करती है। और सरकार ये कमीशन में आप बात करेंगे, जैसे आप जो चश्मे यूनिटी की बात करें, तो आज देखिए एक मैं मुसलमान हूं, मैं उस नाते बात नहीं करूं, मैं तो भारतीय हूं, मेरा करेक्टर भारतीय है, मेरा करेक्टर नेशनल करेक्टर है। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा है धर्म के नाते में, जब इस चेयर में बैठा हूं तो एक भारतीय के नाते बैठा हूं, जो संविधान ने जो अधिकार दिए हैं और जो भारत सरकार ने मुझे बैठाया, मैं उस चश्मे से कभी नहीं देखता हूं। चाहे उसमें क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, जो भी आते हैं, जिनके मतलब जो प्रोविजनल जो उनका राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको मैं उनको दे रहा हूं। और ये भारत सरकार ने भी मुझे एक मुस्लिम होने के नाते यहाँ पर बैठाया है, तो उस नाते काम कर रहा हूं। और बाकी चीजें बजटरी, तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज में बजट सरकार नहीं देती है, ये कोर्ट का काम करती है, सिविल कोर्ट का पावर होता है, और उसके तहत हम माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट जो है लोगों को ग्रांट करते हैं। उसके साथ एडवाइजरी और रिकमेंडरी फंक्शन है। तो एडवाइजरी और रिकमेंडरी फंक्शन में हम सरकार को टाइम टू टाइम, स्टेट गवर्नमेंट को और भारत सरकार को एडवाइज भी करते हैं कि माइनॉरिटीज के एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। उनके जो एजुकेशनल राइट्स है, वो जो इंसायरेंड है आर्टिकल 30 सब क्लाउज 1 में, उसको हम कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम अलग अलग है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट को और जो भारत सरकार को टाइम टू टाइम एडवाइज भी करते हैं, रिकमेंड भी करते हैं। तो अब
रिकमेंडरी में जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज है, तो हम एडवाइस सारे लोगों को जो है कि जो भी मदर टंग है उसको इम्प्लीमेंट, एनईपी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये एडवाइजरी रिकमेंडरी फंक्शन अलग है, जो देश भर में हम दौरा होता है हमारा, उसके बाद जो पॉइंट्स आते हैं वो पार्लियामेंट में फिर वो हमारी एनुअल रिपोर्ट जो है टेबल्ड होती है, और उस एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जो उनके फलाह बहबूद के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी काम किए होने होते हैं, वो काम फिर हम उसको करते हैं। तो ये कमीशन में जो बजट, कमीशन के जो अपने खर्चे होते हैं उसके लिए सरकार बजट देती है, लेकिन ये कमीशन रिकमेंडरी पावर होने के नाते सरकार को एजुकेशनली अपलिफ्टमेंट के लिए अगर कहीं रिकमेंड करती है, क्योंकि माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाने के बाद में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए जो पीएम विकास योजना है या माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के तहत जितनी जो स्कीम्स है उसको उनको बेनिफिट होता है। तो ये सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू है। इसके तहत जितने भी चाहे स्टेट में स्कीम्स हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, उनको ग्रांट लेने में मदद होती है। तो ये इसलिए एजुकेटरी बॉडी के तहत ये कमीशन